नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। पिछला जो पेपर मॉडल पेपर फर्स्ट जो मैंने डाला था उसको आपने सोल्व किया होगा। आपकी तैयारी बड़ी ही शानदार तरीके से चल रही होगी, ऐसे मैं दुआ करता हूं। आपने पूरे टाइम बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी की होगी। अब आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को अंतिम रूप देने का टाइम है। आपकी जो तैयारी थी उस तैयारी को सही तरीके से परखने का और एक सही दिशा में आगे बढ़ने का टाइम है। एकदम स्ट्रेस फ्री रहकर, टेंशन फ्री। देखो, सबसे बड़ी बात जो मैं बता देता हूं, ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर यदि आपके मन में किसी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन यदि आ गया तो अब तक की हुई सारी की सारी तैयारी आपकी व्यर्थ चली जाएगी। ध्यान रखना, ये यही पॉइंट है। अब आपको नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है ना उसको परखिए, बस क्वेश्चंस आप निकालिए। और उसके अलावा एकदम टेंशन फ्री होकर मूड को फ्रेश रखना है। बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से खाना खाइए, धा पर 3-4 बार खाना खाओ, बढ़िया बढ़िया एकदम 4 सो, और बढ़िया एकदम फ्री माइंड हो, तैयारी करता रहो। बढ़िया मौको है, शानदार मौको है। ठीक है, तो हम एक वो मॉडल पेपर हम सोल्व कर चुके हैं और ये दूसरा मॉडल पेपर लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। चैनल जो है उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ये मैं तो देखो आप लोगों को कहूंगा नहीं, ठीक है। मैं क्यों कहूंगा? आपका चैनल, ठीक है। आप अपने लोगों, पराये लोगों, उनको तो फिर भी कहना पड़ता है। आप लोगों को क्या कहूं मैं, है ना? तो मैं तो ऐसी बात आपको नहीं कहूंगा कि आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपका ही चैनल है, आप कीजिए, जो करना है। अच्छा लगे लाइक करते जाइए, ठीक है। और पेपर पूरा सोल्व होने के बाद में पेपर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपना जो सेकंड मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर को सोल्व करते हैं। किसी प्रकार कोई भी कंफ्यूजन, डाउट्स वगैरह है वो आप बेझिझक होकर, विदाउट एनी हेजिटेशन आप शेयर कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, परीक्षा संबंधित, क्वेश्चन संबंधित किसी प्रकार की है, आप एकदम फ्री माइंड से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, हाउ लॉन्ग ब्लैंक स्पेस हियर। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। और टेंस का जो क्वेश्चन है उसमें देखो सबसे पहले क्या दे रखा है आपके सामने, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग जो होता है ना, इस हाउ लॉन्ग का मतलब होता है सिंस व्हेन। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? सिंस व्हेन। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा मत समझ लेना, ठीक है। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा नहीं होता है। हाउ लॉन्ग जो होता है ना, इसका मतलब होता है कब से। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, ठीक है। अब कब से है, सिंस व्हेन है, और सिंस के साथ में जो टाइम होता है इसका मतलब वहां पर टेंस कौन सा हो जाएगा? वहां पर जो टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हम जब इसके ऑप्शंस के पास चले तो अपने कंटिन्यूअस जैसा कुछ नहीं दिखा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। जहां पे कंटिन्यूअस जैसा कुछ नहीं है वहां पे हम क्या करते हैं, एक कदम पीछे हट जाते, किसके पास आ जाएंगे? परफेक्ट के पास। कोई बात नहीं, कंटिन्यूअस नहीं तो परफेक्ट हो जाएगा। जहां कंटिन्यूअस नहीं होता है वहां पे हम क्या करते हैं, एक कदम पीछे हट जाते। एक कदम पीछे हटने का मतलब क्या होता है? पिछले टेंस के पास चले जाते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां पे होना चाहिए था वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर परफेक्ट हो जाएगा। देखो, हैज ही, गलत बात। अकेला हेज होता है ना, वो परफेक्ट कभी नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अकेला जो हेज होता है, हैव होता है या फिर हेड होता है, वो सिंपल टेंस होता है। हैज है वो तो सिंपल प्रेजेंट है, और हेड है तो सिंपल पास्ट है। वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट कब होता है? हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आना। पहला गया। दूसरा क्या दे रखा है? हैज ही बीन, ही हैज बीन और हैज बीन ही। यहां पे ही और हैज बीन दे रखा है, तीनों ही ऑप्शन में दे रखा है, फिर उनका सीक्वेंस थोड़ा सा अलग अलग है। जाहिर सी बात है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो ही वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहां पे दे रखा है हैज ही बीन और हैज बीन ही। ध्यान रखना, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, जैसे मान लो हैज बीन है, हैव बीन है, सेल बी है, विल बी है, इनका जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो नेगेटिव सेंटेंस यदि होगा तो उसमें दोनों के बीच में कौन बैठ जाएगा? नोट। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर दोनों के बीच में कौन बैठ जाएगा? सब्जेक्ट बैठ जाएगा। तो 28 क्वेश्चन में कहीं करना है, हैज और बीन के बीच में कुण ने बिठा दो, ही ने बिठा दो, दोनों न्यार न्यारा कर दो, कुणसो आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओनली माई फ्रेंड ब्लैंक स्पेस वेयर ही हैज पुट द कीज, वेयर ही हैज पुट, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर इधर भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। अब प्रेजेंट है, उसमें क्या दे रखा है कि माई फ्रेंड, एक ही है ना मेरा फ्रेंड, तो फिर क्या हो जाएगा? नो तो नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो क्या होती है? प्लूरल होती है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट ना तो क्या आती है? आईएनजी फॉर्म आती है, और ना ही डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है।
दो तो गलत हो गए। अब बचा ओनली माई फ्रेंड नोज या फिर ओनली माई फ्रेंड हैज नोन। हैज नोन आता है परफेक्ट, परफेक्शन की कोई बात नहीं, केवल मेरा दोस्त जानता है कि चाबियां कहाँ रखी, क्योंकि उसी ने रखी है तो वही जाने, तो मन तो काहे ध्यान, ठीक है, तो उसने रखी है तो फिर वही जानता है कि कहाँ रखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोट ब्लैंक स्पेस व्हेन सी एंटर। देखो व्हेन के साथ में क्या दे रखा है, पास्ट। व्हेन के एक रूल होता है कि व्हेन के साथ एक सेंटेंस में पास्ट है तो फिर दूसरे में भी क्या होगा, दूसरे में भी पास्ट हो जाएगा। जो व्हेन के साथ में एक सेंटेंस में पास्ट हो तो दूसरे में भी पास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट का यदि कोई ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो उसे क्या कर देना है, उसको काट देना है आपको, वैसे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यू के साथ में वोज नहीं आएगा, ये वाला गया। और हैड यू डूइंग, हैड के साथ में आईएनजी वैसे नहीं आती है, ठीक है। हैड बीन यू डूइंग नहीं होगा क्योंकि यू कहाँ आएगा, बीच में आएगा दोनों के, ये वाला गलत हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में देखा ना, बचा कौन सा, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन शी एंटर्ड द हॉल, जब वो हॉल में आई तो आप क्या कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन कह रहा है कि वी नीड नॉट गो एनीवेयर इफ यू ब्लैंक स्पेस अ मोबाइल फोन। इफ जो है उस इफ में इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो फिर इधर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और प्रेजेंट हो जाएगा तो परचेजेस तो होगा नहीं, ठीक है। यहां पर मॉडल जो है पास्ट नहीं है। देखो नीड का यदि पास्ट फॉर्म करनी हो ना, तो नीड की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है नीड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो नीड नोट लगा दो, बोले नीड नोट हैव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पास्ट नहीं है तो इधर भी पास्ट नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा मतलब ये वाला नहीं होगा। इफ के साथ में फ्यूचर का हम वैसे ही मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं, मॉडल दूसरे सेंटेंस में आता है। तो इफ वाला कंडीशनल क्लोज होता है ना, उसमें मॉडल नहीं आएगा। बचा क्या, परचेज। यदि हम एक स्मार्टफोन परचेज कर लेते हैं ना, फिर हम कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, बेटा बेटा बातें करता रहे यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, चेंज द वॉइस, हु कंप्लीटेड इट। देखो क्या दे रखा है, कंप्लीटेड। वॉइस का एक ही कंसेप्ट होता है, आप सीधा किसके पास जाइएगा, वर्ब के पास। वर्ब कौन सी दे रखी है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा वोज या फिर क्या हो जाएगा वर। और वोज वर के साथ में क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वोज वर के साथ में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, पहला दे रखा है इट वॉज कंप्लीटेड, हु का इट तो बना ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में वॉज इट कंप्लीटेड, हु कहाँ गया, बाई होम और बाई होम। इसमें दे रखा है वॉज कंप्लीटेड, इसमें भी दे रखा है वॉज कंप्लीटेड, ठीक है, दो में दे रखा है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले आएगी, इट पहले नहीं आएगा। ये वाला भी गलत, ये वाला दो पहले ही गलत हो गए। बचा कौन सा, बाई होम वॉज इट कंप्लीटेड हो जाएगा। इसका आप हु से भी बना सकते हो, फिर बाई क्या कर देना, बाई ने लास्ट में भेज दीजिए बस, ठीक है, बाई ने लास्ट में भेज दीजिए, इतनी तो बात है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि डू दे सेल ग्रोसरी आइटम्स। क्या दे रखा है, डू सेल। डू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा इज एम आर, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। अब यहां पर जो सब्जेक्ट क्या है आपका, ग्रोसरी आइटम्स, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा इधर। अब ग्रोसरी आइटम प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आर सोल्ड कौन से ऑप्शन में, डू वाला गलत, आर सोल्ड ये रख लेते एक बार, डू वाला गलत, डू वाला गलत, क्या हो जाएगा, आर ग्रोसरी आइटम सोल्ड बाय देम। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इसमें नरेशन में यदि आप पूरा सेंटेंस पढ़ के ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हो ना, तो आप गलती कर रहे हो, गलत स्टेप ले रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आई बोट ए न्यू ड्रेस लास्ट मंथ। बोट कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का मतलब वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो यहां पर वर आ सकता है। वॉज या वर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वॉज बोट। देखो वॉज बोट, इज बोट गलत, हैड बीन बोट गलत। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो वॉज बोट पहला होगा या फिर वॉज बोट सेकंड होगा। इधर क्या दे रखा है, बाई आई, गलत बात, क्या हो जाएगा, बाई मी। किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन, बात पैसिव वॉइस की नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन चाहे कहीं भी आए, प्रीपोजिशन के बाद में हर हाल में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। तो यहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्या बोट का वॉज बोट किया, आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। आप देखते जाइए, कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए, वर्ब से आप आंसर निकाल सकते हो। कोई रेयर केस में कभी कभार आपको वर्ब से थोड़ा इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या दे रखा है, चेंज दी नरेशन, नरेशन चेंज करना है। यहां पे जो दिया गया सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन बनाना है। क्या दे रखा है, माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू फादर, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रखा है, टू गो दे रखा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गो एंड टेल, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है, माई। जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी चीज यदि ऑब्जेक्ट से मैच कर रही है, देखो यदि आपके सामने कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट का दे रखा है
और आपको उसे डायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसमें देखना नरेशन चेंज करते वक्त मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि 2-3 चीजों पे फोकस करना, पूरा सेंटेंस नहीं करना। यहां पर कोई भी चीज यदि सब्जेक्ट से मैच कर रही है इसका मतलब वो आई है, और यदि कोई भी चीज आपकी ऑब्जेक्ट से मैच कर रही है इसका मतलब वो क्या है, यू है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे क्या दे रखा है कि मी और माई, मी से मैच कर रहा है इसका मतलब ये योर है। ठीक है, अब देख लो कौन से ऑप्शन में, यहां पे दे रखा है योर, यहां पे क्या दे रखा है माई और माई, दोनों गलत। ये वाला पहले ही गलत हो गया, बचा कौन सा, ये वाला। माई ब्रदर सेड टू मी गो एंड टेल योर प्रॉब्लम टू फादर, इसका वापस इनडायरेक्ट बना के देख लो, ये वाला आंसर निकल जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, माई ब्रदर सेड टू का एडवाइस, मी का मी, टू गो एंड टेल योर का प्रयोग किसके लिए हुआ, मी के लिए, तो क्या बन गया माई, और फिर आगे जो भी हो बन जाएगा। इस प्रकार से आप बनाते जाइए। ठीक है, कुछ हिंट होते बस इन्हीं को पकड़ना होता है आपको। अगला क्वेश्चन का कह रहे आई एम टायर्ड ही सेज, देखो इधर पास्ट नहीं है, यदि इधर पास्ट होगा तो ही उधर पास्ट होगा। ठीक है, इधर पास्ट होगा तो ही उधर पास्ट होगा, इधर पास्ट नहीं है, ही सेज है, तो फिर आगे वाले में जो पास्ट दे रखा है वो गलत हो जाएगा। ही ने कहा आई, तो ही ने आई का प्रयोग किसके लिए, खुद के लिए, मतलब ये वाला गलत। ठीक है, बचे कौन से, एवरी मॉर्निंग ही सेज और ही सेड, ना सेड की तो बात ही नहीं भी थी, तो 3 गलत, बचा कौन सा, पहले वाला आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट बस आंसर निकालते जाने, अपने को ज्यादा माथापच्ची को नहीं करनी, सोरा सोरा टेंशन लेनी को नहीं, सोरा सोरा पढ़ता जाओ, एकदम आराम देखता जाओ। अगला क्या करे, आई सेड टू हर लेट्स सिट इन द शेड, देखो लेट, यदि अकेला लेट हो तो फिर उसका पैसिव वॉइस आमतौर पे टू लेट से बनता है, आमतौर पे, बाकी देखो फिक्स नरेशन में कुछ नहीं होता, सॉरी नरेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे बन जाएगा। लेकिन यदि लेट्स दे रखा हो तो लेट्स को हम चेंज कर देते हैं देट, दे शुड या फिर देट वी शुड में। अब यदि स्पीकर या लिसनर दोनों में से एक मैं हूं, या तो मैं बोल रहा हूं या मैं सुन रहा हूं, तब तो हो जाएगा वी, और दोनों जगह मैं ना हूं तो फिर क्या हो जाएगा दे, देट दे शुड, और जो आपकी वर्ब होती है सेड वो प्रपोज टू या सजेस्ट टू बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा आई सेड टू हर, आई प्रपोज टू हर, आई प्रपोज टू हर, आई प्रपोज टू हर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा देट वी शुड, कौन से में, देट वी शुड, क्योंकि आई है ना, मैंने उसको प्रपोज किया, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं स्पीकर हूं तो फिर क्या हो जाएगा वी शुड सिट इन द शेड, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि व्हाट डज द प्रोवर्ब इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप मीन, इसका मतलब क्या है, जल में रहकर मगर से बेर, इट इज हार्ड टू लिव इन रोम, रोम में रहना और पोप से लड़ना ना, या कोई व्याकरण, जल में रहकर आप मगर से बेर नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ चैलेंजेस इफ यू वांट टू अचीव समथिंग ना, कुछ बड़ा हासिल करने कोई बात ही नहीं हो रही है। यू शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स व्हेन यू हैव फेवर ऑफ द पोप ना, ये वाला भी नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट और ओपोज ए पावरफुल पर्सन इन हिज और हर टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है सीमा, दायरा, किसी पावरफुल व्यक्ति के दायरे में जाकर उसे क्या करना, फाइट करना या ओपोज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है। जल में रहकर मगर से बेर, क्योंकि मगर का जो दायरा होता है ना वो क्या होता है, वो जल में रहता है, तो उस दायरे में जाके आप मगर से बेर नहीं रह सकते, वहां पे उससे दोस्ती आपको करनी ही पड़ेगी, ये वाले प्रोवर्ब ऐसा कह रही है। ठीक है, स्पीक स्लोली लेस्ट, लेस्ट के बाद में शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है, कौन से ऑप्शन में, ये रहा, लेस्ट के बाद में फिक्स रट लीजो, बोले ज्यादा माथापची करनी को नहीं, सीधो रट लीजो कि लेस्ट के बाद में शुड आया करे है। अगलो क्वेश्चन देखो, अगलो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ब्लैंक स्पेस हर सोल में रेस्ट इन पीस, जब भी किसी के लिए कामना करते हैं तो कौन सा मॉडल आ जाएगा, मे का प्रयोग करते हैं, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पेपर का जो लेवल है ना वो सामान्य लेवल रखा गया, जिस प्रकार ज्यादा ना तो दोहरा पेपर है ना ही सोरा पेपर है, सामान्य लेवल रखा है। कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ऐसे लग रहे होंगे, जो मान लो ये मे हर सोल वाला है, आपको ऐसे लग रहा है कि वो कहीं सवाल है, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी कर सकता है, उस यही जो पेपर होता है ना इसी को बोलते हैं गुड टेस्ट, अच्छा टेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे कुछ पेपर, कुछ क्वेश्चन एकदम सोरे सोरे है और कुछ है वो थोड़े से दोहरे भी मिलेंगे, कुछ लेवल के मिलेंगे, एकदम सामान्य लेवल रखा गया है। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा 4-5 पेपर मैंने कहा था ना मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आप देखते जाना धीरे धीरे। अगला देर का व्हाट डज द इडियम टू क्राई वोल्फ, अब जो क्राई वोल्फ होता है ना, क्राई वोल्फ का मतलब क्या होता है, आपने स्कूल टाइम में कहानी पढ़ी होगी, सेफर्ड हु टोल्ड ए लाई, एक गडरिया जो झूठ बोला, क्या झूठ बोला था, उसके मन में ऐसे मजे लेने की बात जच गई, उसने गांव वालों को आवाज लगाई भेड़िया भेड़िया भेड़िया, है ना, गांव वाले वहां गए, भेड़िया था ही नहीं, इसका मतलब झूठ बोलना। तो क्राई वोल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, झूठ बोलना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ जो होता है ना इसका मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से छुटकारा पाना, तो इसका क्या हो जाएगा, इनवाइट समवन अटेंड बिगिन टू, नहीं ये वाला हो जाएगा डिस्पोज। डिस्पोज होता है ना, डिस्पोज कर देना मतलब नष्ट कर देना, किसी भी चीज से छुटकारा पा लेना, समाप्त कर देना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर एडवाइज मी टू ब्लैंक स्पेस ड्रिंकिंग। यहां पे क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग जो है, डॉक्टर ने मुझे एडवाइज क्या क्या करने का, ड्रिंकिंग करने का। गिव अप जो होता है ना, इसका मतलब होता है छोड़ना। गिव अप जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, छोड़ना हो जाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, किस बात की सलाह दी, कि ड्रिंकिंग छोड़ दे, ठीक है, दारू छोड़ दे, ठीक है। डॉक्टर क्या थोड़ा ही मानना है, बस भाभी के वजह ना छोड़ा करे है ना। तो डॉक्टर ने कहा है यहाँ पे क्या करना, पीना छोड़ दो, डॉक्टर कहने से नहीं छोड़ने वाले। अगला क्या कह रहा है, आई कैन नॉट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो। नेस्टी का मतलब होता है ऊट पटांग सा, फेलो मतलब कोई भी इंसान, ऊट पटांग सा इंसान है ना, मैं उसे पुट अप विद नहीं कर सकता। एक तो चीज होती है गेट अलोंग, एक तो क्या होता है गेट अलोंग, एक होता है पुट अप विद। गेट अलोंग जो होता है ना, इस गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ सामंजस्य, तालमेल बना के चलना, सामंजस्य बिठाना, किसी के साथ में सामंजस्य बिठा के चलना। और पुट अप विद जो होता है ना, इसका मतलब होता है किसी को सहन करना। कई बार के कोई ई टाइप को इंसान पल्ले पड़ जावे, जो बुरी तरह तड़बड़ हुआ है, तो फिर उसे क्या करते बर्दाश्त करते हैं। अपने जो बर्दाश्त करना होता है उसे बोलते हैं पुट अप विद। ये कह रहा है आई कैन नॉट पुट अप विद, मतलब धापिया गाडो, तो आई कैन नॉट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो। जो नेस्टी फेलो ऊट पटांग से इंसान है ना, मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, एंड्योर। एंड्योर का मतलब क्या होता है, सहन करना, ठीक है। एंड्योर का मतलब सहन करना हो जाएगा। और सहन करने के लिए एक वर्ड ये भी होता है बेयर। बेयर का मतलब भी क्या होता है, सहन करना या फिर बर्दाश्त करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु डज नॉट टायर इजिली। टायर का मतलब होता है थकना। टायर का मतलब क्या होता है, थकना। जो बड़ी आसानी से नहीं थकता है, इसका वन वर्ड बताना है। इसका वन वर्ड हो जाएगा डिफैटिगल। फैटिक जो होता है ना, इस फैटिक का मतलब होता है थकान। डिफैटिगेबल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अथक, जो कभी ना थकने वाला होता है। इनडिलाइबल का मतलब होता है जो मिटता नहीं है। इनफॉलिबल का मतलब जो चूकता नहीं है, गिरता नहीं है, अचूक होता है। इनएविटेबल जिसको टाल नहीं सकते, अटल होता है, ठीक है। और इनडिफेक्टिव जो फैटिगेबल है, इसका मतलब होता है अथक, जो थकता नहीं है। अगले क्वेश्चन के पास चले तो कह रहे हैं कि द सिनोनिम ऑफ इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल, ऊट पटांग, अजीब सा जो होता है, असंगत होता है, उसे क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुअस बोलते हैं। इसका क्या पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, अबसर्ड। अबसर्ड का मतलब होता है अजीब सा, जो बड़ा ही अजीब ऊट पटांग होता है। बाकी सारा देखो फूटरा फूटरा वर्ड है। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार होता है। अप्रोप्रिएट उचित होता है। सुटेबल का मतलब भी क्या होता है, उचित होता है। वो जो है ना इनकॉन्ग्रुअस, इसका मतलब क्या होता है, अनुचित या बेमेल या ऊट पटांग, असंगत जो होता है। अगले क्वेश्चन के पास चले तो क्या देगा, एंटोनिम परपेचुअल। परपेचुअल जो होता है इसका मतलब होता है लगातार। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, लगातार, सॉरी लगातार। परपेचुअल का मतलब लगातार होता है। लगातार मतलब कंटिन्यूअल, लगातार। सीजलेस, सीजलेस मतलब जो सीज मतलब रुकना, रुकता नहीं है। लेस मतलब जो वो भी लगातार है, ठीक है। एंड्यूरिंग मतलब बर्दाश्त करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटरी इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है अस्थायी, जो लगातार नहीं चलता है, थोड़ी सी देर में क्या होता है, रुक जाता है। परपेचुअल लगातार भी होता है, परपेचुअल का मतलब स्थायी भी होता है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, स्थायी भी होता है। जो लगातार चलता है स्थायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटरी हो जाएगा, जिसका मतलब अस्थायी होता है, ठीक है। टेम्पररी, ट्रांजिटरी, मोमेंटरी, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं। द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल जो होता है ना, इसका मतलब होता है बेजा शांत, गहन शांत जो होता है ना, एकदम अत्यंत शांत होता है, उसे बोलते हैं ट्रैंक्विल। इसका जो सिनोनिम होता है पैसिफिक। पैसिफिक, पैसिफिक का मतलब प्रशांत होता है, बहुत ज्यादा शांत होता है। पैसिफिक ओशन होता है ना, तो वो वाला। इसका क्या हो जाएगा, क्वाइट का मतलब शांत होता है, काम का मतलब शांत होता है। तो सिनोनिम में पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा गया है। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है लगातार बने रहना। वायलेंट, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां पे हिंसक होता है वो वाला। अगला दे रखा है कि एक पोइम दे रखी है, इस पोइम को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में क्या करना है, इसके जो क्वेश्चंस है ना उनका आंसर देने हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में भी, कि आप क्या करना है कि जब भी आपके सामने पैसेज आए या फिर कोई भी पॉलिटिकल एक्सट्रैक्ट आए ना, तो उसे क्या करना है, पहले क्वेश्चन देख ले, ताकि अपने को ये देखे इसमें कितना पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीकर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पे जो स्पीकर है ना वो क्या है, एडवेंचरर है, फ्रोलिक्सम पर्सन है, सीकर आफ्टर ट्रूथ है, या वैगबॉन्ड है। जो भी है अभी देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दीज बैरन क्रेग्स मेस्ड विद एज्ड वाइफ आई मेट। ये वाला इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे ना, असंगत जो होता है वाला। unequal laws into the savage race that hoard, sleep, feed, not we, I cannot rest from travel। देखो क्या कह रहा है, I cannot rest from travel। ट्रेवल से कभी रेस्ट ही नहीं ली। I will drink life to the lees,
ठीक है। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, सफर्ड, इसने बहुत सारी बातें, लव्ड मी, अलोन, सोर, ये सारी बातें पढ़ोगे ना, देखो आपको यहाँ पे ऑल मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, कितनी सारी जगहों पे। तो ये क्या है, बहुत ही घूमने फिरने वाला जो है ना, घुमंतु इंसान है। तो क्या हो जाएगा, एन एडवेंचरर हो जाएगा, जो बहुत सारी जगहों पे क्या घुमाई उसने की है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के पास यदि हम चले तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। अब देखो एक तरफ क्या कह रहा है कि ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, और अगला कह रहा है कि हैव सफर्ड ग्रेटली। द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन इज, इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है। जब एक तरफ कह रहा है कि आई हैव एंजॉयड, तुरंत कह रहा है कि आई सफर्ड, और जब एक बात दूसरे का एकदम विरोध कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एंटीथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एंटीथेसिस। दो बातें जब एक दूसरे का विरोध कर रही होती है तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीथेसिस हो जाता है, तो एंटीथेसिस हो जाएगा। अगला देखो, हंग्री हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो हंग्री हार्ट अलिट्रेशन, हंग्री हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अगले के पास यदि हम चले तो ड्रिंक लाइफ टू द लीज मीन्स क्या कह रहा है, देखो ये पोइम आप चलोगे ना तो इस पोइम में क्या दे रखा है, ये री पोइम क्या दे रखा है, कहाँ पे गई ये लाइन, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे टाइम मैंने जो कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, पूरी तरीके से कह रहा था आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, इसका मतलब होता है, अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दे रखे, ऑप्शंस दे रखे आपके सामने, टू लिव लाइफ ऑफ एडवेंचर, टू लिव लाइफ ऑफ द टू द फुलेस्ट, ये वाला हो जाएगा, लाइफ को फुल जीना एकदम, जिसमें सफरिंग भी हो, जिसमें प्लेजर भी हो, सारी बातें हो, सब फुलेस्ट होता है, तो होता है टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, मतलब जीवन को पूरा जीना, एकदम पूरा आनंद लेना जीवन का। फिर एक पैसेज आ गया, व्हेन थॉमस वाज 15 ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड जनरस बॉय, ही स्पेंट हिज डे ओनली रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। मैंने कहा था ना पहले अपने क्या कर लेना है, पहले क्वेश्चंस के पास चलते हैं। क्वेश्चन क्या करेगा, हाउ डिड थॉमस स्पेंड हिज डे, थॉमस ने अपना दिन कैसे बिताया। तो थॉमस वाज 15, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड जनरस, ही स्पेंट हिज डे ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। उसने अपना दिन खाता था, पीता था और पढ़ता था, रीडिंग ये वाला सारा, सो जाता था। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु डिड थॉमस सी ऑन हिज वे टू स्कूल, थॉमस ने अपने स्कूल के रास्ते पर किसे देखा था। आप ऐसे देखते हो, he didn't do anything when the teachers of class asked him any question he would answer it very immediately, he always kept himself away, but once when he was going to school he saw a very old man, एक दिन उसने एक बहुत ही बूढ़े इंसान को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, an old man, एक बूढ़े आदमी को उसने देखा था, तो an old man हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि what did Thomas want to ask the old man, उससे क्या पूछना चाह रहा था, तो वो उससे क्या पूछना चाह रहा था, तो ये देख लो, at first he thought that he should stop there and ask him why he was begging, शायद आपके आड़ा आ गया फिर, है ना, क्या कह रहा है, at first he thought that he should stop there, कि उसे वहां रुकना चाहिए, and ask him why he was begging, कि भीख क्यों मांग रहा है। उसने सोचा कि उस डोकरे से पूछ लेते कि भीख क्यों मांग रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, रीजन फॉर बेगिंग, भीख मांगने का कारण वह पूछना चाहता था। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैस्प, गैस्प जो होता है ना, इसका मतलब होता है हाँफना, श्वास लेना, तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ, ब्रीथ का मतलब, ब्रेथ का मतलब क्या हो जाएगा, श्वास लेना। ठीक है, तो उसने क्या किया, श्वास लिया, भागता भागता गया ना, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था। ठीक है, ये वाला। पेपर के लेवल के बारे में पहले बता रहा हूँ कि पेपर का जो लेवल आता है ना आपके एग्जाम में भी इसी टाइप का आएगा, जहां पे कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो इजी होंगे, कुछ पोर्शन, कोई सा भी पोर्शन टाइट किया जा सकता है, कोई सा भी पोर्शन नॉर्मल रखा जा सकता है। ठीक है, तो पेपर आप उस हिसाब से टैकल करना। हो सकता है कई बार कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाए, शुरुआत वाले 5, 7, 10 क्वेश्चन या शुरुआत वाला जो टॉपिक है वो एकदम दोहरा आ जाए, जिसमें आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो घबराना नहीं उससे। या फिर ऐसे कि शुरुआत वाले 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो एकदम ईजी वाले आ रहे हो, तो एकदम चढ़ नहीं जाना है ऊपर से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेपर को एकदम ईजिली पूरा गो थ्रू करना है उसको। अगला क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाना है। वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स, दिया गया सेंटेंस है ना वो बेचारा सिंपल सेंटेंस है, यहां पर जो दिया गया सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसको बनाना किसमें, कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स के कंजक्शंस देख लो, व्हेन होता है, कोई समस्या नहीं है। वी शुड लिसन टू वॉट, ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स में होता है। वी शुड लिसन एंड, ये नहीं होता है, एंड जो आता है ना कंपाउंड सेंटेंस होता है। और आवर पेरेंट्स शुड लिसन टू अस, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अब आपको इन दोनों में से देखना है। पहला क्या कह रहा है कि व्हेन आवर पेरेंट्स स्पीक वी शुड नॉट स्पीक इन बिटवीन, हमें नहीं बोलना, नहीं, बात ही नहीं हो रही। वी शुड लिसन टू वॉट आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो भी कहते हैं ना, माँ बाप जी कहे सुन लिया करो चुपचाप। ठीक है, भाई अपने काम की बातें क्या करे, गलत क्यों उनके बने। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, विद ऑल आवर एफर्ट्स वी विल नॉट सक्सीड, क्या कह रहे हैं, विद ऑल आवर एफर्ट्स वी
विल नॉट सक्सीड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब प्रीपोजिशन आता है या फिर किसी प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब आती है ना, वो सिंपल सेंटेंस होता है, कंजक्शन वगैरह नहीं आता है उसमें। उसमें क्या कहते हैं, दो आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, या तो प्रीपोजिशन लगाते हैं या फिर किसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या दे दिया, विद ऑल आर एफर्ट्स। बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, मतलब ये सिंपल ही रह गया। दो वी विल मेक ऑल एफर्ट्स, वी विल नॉट, ठीक है, ये ठीक है सेंटेंस। येट आ गया, मतलब ये वाला कंपाउंड सेंटेंस है। इफ ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरा और चौथा दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि जो दिए गए क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस में से जो ऑप्शंस है उनमें से कॉम्प्लेक्स कौन कौन से, बाद में सही देखेंगे अपने। तो दो तो बाहर हो गए ना, इन दो को तो बाहर निकाल दो। अब क्या दे रखा है कि विद ऑल आर एफर्ट्स वी विल नॉट सक्सीड। हम एफर्ट करेंगे फिर भी सक्सीड नहीं होंगे, विरोध कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, दो वी विल मेक ऑल एफर्ट वी विल नॉट सक्सीड। हालांकि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना ही जोर लगा लो, भले ये नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार का ये आइडिया, ये सेंटेंस कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ आई हैड सम मोर रिसोर्सेज चेंज द गिवन सेंटेंस टू एसर्टिव। दिया गया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बनाना क्या है, एसर्टिव। जब भी आपके सामने इफ इस प्रकार की कोई भी चीज, या फिर इफ ओनली, ओ देट, वुड देट, इस प्रकार की जो बातें आ जाती है, ऐसे आइडियाज आ जाते हैं, तो इनको आपको बदल देना होता है। किस में, आई विश में बदल देना होता है। किस में बदल देना है, आई विश में बदल देना है। तो कौन से में हो जाएगा, आई विश और आई विश, ये वाला गलत और ये वाला गलत। आगे क्या हो जाएगा, आई हैड, तो हेड का हेड रह जाएगा। आई विश आई हैड सम मोर रिसोर्स, काश मेरे पास कुछ और रिसोर्सेज होते, कुछ और संसाधन मेरे पास होते, तो फिर जो भी होता आगे पूरा सेंटेंस में दिया नहीं कि मैं जो करता वो बाद में देखा जाता। कहीं कहीं करते बात भी टाइम की बात है। अगला दे रखा है कि सी हैज फिनिश्ड हिज वर्क। फिनिश वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। अगला कह रहा है आई कुड नॉट, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब ये वर्ब है और वो वाला क्या है, नाउन है। तो पहला नाउन है, दूसरा वर्ब है। पहला नाउन और दूसरा वर्ब क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी देयर इन टाइम। द अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ पे दिया गया जो वेल है वो क्या है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस अलग से दे दिया, इसके साथ में इस प्रकार का एक दिया गया, इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। वेल, वेल मतलब आपका किसी प्रकार से कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, जैसे कहीं बोले अच्छा मैं चलता हूँ, तो अच्छा क्या है, ये अच्छा इंटरजेक्शन है। अच्छा का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक आपका एक्सप्रेशन देने के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, इंटरजेक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है, हाई इमोशंस होते हैं। इस प्रकार के थोड़ा इमोशन का लेवल बड़ा होता है। डू यू लाइक आर न्यू टीचर। द एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस इज आर। इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स है, लाइक, न्यू और योर। लाइक क्या है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब है, इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं है। ओनली न्यू, केवल न्यू, केवल न्यू है। आगे और देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और भी हो। ओनली आर, आर, और बोथ न्यू एंड आर। कौन सा हो जाएगा, टीचर नया है और टीचर हमारा है। दोनों इसमें विशेषताएं हैं, दोनों इसकी विशेषता बता रहे हैं। टीचर नया है और टीचर हमारा है। हमारा मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी बता रहा है, नया ही टीचर आया है। तो बोथ ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, दोनों एडजेक्टिव्स है। द टेस्ट वॉजंट डिफिकल्ट सो आई पास्ड इजीली। टेस्ट डिफिकल्ट नहीं था। क्या है, यहाँ पे दिया गया जो वर्ड है, कंफ्यूजन इसमें होता है। कंफ्यूजन जो होता है ना, इसमें होता है। ध्यान रखना, टेस्ट है वही डिफिकल्ट है, टेस्ट है वही डिफिकल्ट है। और जब यहां पर ए ही बी है, ए ही बी है, तो यहां पर पहली बात ध्यान रखना कि यहां पर जो वर्ब आएगी ना, दैट वर्ब इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इस वर्ब को क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। कब, जब ए ही बी है, टेस्ट ही डिफिकल्ट है, तो ये जो वोज है ना, वो लिंकिंग वर्ब है। और जो लिंकिंग वर्ब है ना, इस लिंकिंग वर्ब के बाद में या तो क्या आएगी, नाउन आएगी, या फिर एडजेक्टिव आएगा। कभी भी एडवर्ब नहीं आएगी, ध्यान रखना। या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब नहीं है। डिफिकल्ट जो है टेस्ट की विशेषता बता रहा है, तो नाउन भी नहीं है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हमारे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि विशेषता तो बता रहा है डिफिकल्ट, लेकिन वोज की बता रहा है या फिर टेस्ट की बता रहा है। तो जब भी लिंकिंग वर्ब होती है तो हमेशा टेस्ट की बताएगा, मतलब इधर वाला जो नाउन है उसकी प्रोनाउन की बताएगा, तो वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ठीक है, अगला देखो, पीपल फेस हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन हैव बीन डिक्लाइनिंग इन द कंट्री सिंस 2000। यहाँ पे पूछा क्या गया, फाइंड आउट द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का पता करना है, एडजेक्टिव कौन सा है। देखो, हंगर, पीपल फेस हंगर, फेस का ऑब्जेक्ट है, हंगर मतलब नाउन है। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। पुअर न्यूट्रिशन की विशेषता बता रहा है, पुअर ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, फेस फिर वापस आ गया, वर्ब है ये, और हंगर क्या आ गया, ये नाउन है, तो फिर क्या हो जाएगा, पुअर। पुअर अकेला ही है ना, वही क्या है, आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले, कह रहे देयर हाउस इज नॉट सो गुड एज आर्स।
यहाँ पे क्या दे रखा है, देर, देर के बाद में क्या दे रखा है, नाउन। यदि किसी भी वर्ड के साथ में नाउन दे रखी है तो इसमें ऐसा कभी कंफ्यूजन मत रखना माइंड में कि वो प्रोनाउन होगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, कद्दई को नहीं वालो, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है ना वो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को हटा के उसके स्थान पे आता है, नाउन के साथ में कभी नहीं आता है। तो हाउस के साथ में देर है तो हाउस नाउन है, तो ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन वाले ऑप्शंस को बाहर निकालिए आप, ये दोनों ऑप्शंस गए आपके। फिर उसके बाद में क्या बचा, आगे देखो, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव ये दोनों है। अगला जो है वो क्या है, उसके साथ में नाउन नहीं है, मतलब एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास यदि हम चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिक आउट द सबऑर्डिनेटिंग क्लोज इन द सेंटेंस। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का पता करना है आपको। आई विल बी बैक होम इन 1 आवर अनलेस देयर इज हैवी ट्रैफिक। अब एक ध्यान रखना कि क्लोज जो होता है सबऑर्डिनेटिंग, देखो कोई भी सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस, उस सेंटेंस का एक कंजंक्शन और फिर एक और सेंटेंस, ठीक है, ये 2 सेंटेंस है और फिर क्या जुड़ गया, कंजंक्शन जुड़ गया। इन दोनों को क्या करना है, आपको न्यारा न्यारा कर देना है। अब इनमें से जो कंजंक्शन जिस सेंटेंस के पांति आ रहा है ना, वो वाला आपका क्लोज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। कंजंक्शन जिसके हिस्से में जा रहा है वो क्या है, वो सबऑर्डिनेटिंग है। और कंजंक्शन जो अलग है, एकदम स्वतंत्र है, उसे हम बोलते हैं मेन क्लोज या फिर उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। सबऑर्डिनेट होता है वो अधीन होता है, कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देखें, आई विल बी बैक होम इन 1 आवर, और अगला कह रहा है कि अनलेस देयर इज हैवी ट्रैफिक। अब अनलेस किसके पांति में आएगा, तो ये तो अपना सेंटेंस ऐसे आई विल बी बैक इन 1 आवर, बस कंप्लीट। अब अनलेस किसके पांति में है, उधर वाले में अनलेस देयर इज हैवी ट्रैफिक, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज है। कौन सा क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये है एडवर्ब क्लोज और एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बुक ब्लैंक स्पेस इज नॉट गुड, कंप्लीट द सेंटेंस विद रिलेटिव क्लोज। इस सेंटेंस को रिलेटिव क्लोज से क्या करना है, कंप्लीट करना है। दिए गए सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस देकर रिलेटिव क्लोज ऐड करना है। रिलेटिव क्लोज की खास बात क्या होती है, रिलेटिव क्लोज की खास बात होती है कि यहाँ पे नाउन दे रखा हो, उस नाउन के तुरंत बाद क्या दे रखा हो, एक कंजंक्शन दे रखा हो, तुरंत बाद कोई कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन ना भी हो, कई बार ऐसे भी तो कंजंक्शन को अमिट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। कंजंक्शन नहीं भी होता है तो भी काम चले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंजंक्शन होगा, आगे वाला जो सेंटेंस है उसकी क्या करो, विशेषता बता रहा हो। पहला कहते हैं द बुक दैट, कोई समस्या नहीं, लेकिन देखो बुक के बाद में जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो बुक के साथ अकॉर्डिंग हैव नहीं आएगा, पहला गलत। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, वैन, वैन तो आता ही नहीं है इसमें, वैन तो टाइम के तुरंत बाद आई तब आता है रिलेटिव क्लोज, नहीं तो रिलेटिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है, ये वाला गलत। द बुक विच, कोई समस्या नहीं, लेकिन आर नहीं आएगा, बचा कौन सा, यू आर रीडिंग। द बुक यू आर रीडिंग, यहाँ पे जो आर आ रहा है ना यू के लिए आ रहा है, बुक के लिए नहीं आ रहा। द बुक यू आर रीडिंग, किताब जो आप पढ़ रहे हो, कौन सी किताब जो आप पढ़ रहे हो, वो क्या है, इज नॉट गुड, अच्छी किताब नहीं, जो पढ़ रहे हो ना अच्छी किताब नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कंजंक्शन लगा भी सकते हो, इस यू आर रीडिंग के पहले आप डेट या विच कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हो और ना भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। What blank space the aim and object of this costly project? इस costly project का क्या मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, the aim and the object, क्या दे रखा है, the aim and the object, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, इज आ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉस्टली प्रोजेक्ट। इस कॉस्टली प्रोजेक्ट क्या मतलब है, ठीक है, तो एम एंड ऑब्जेक्ट एक ही के लिए आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यदि ऐसा होता द एम एंड द ऑब्जेक्ट तो फिर क्या होता, आर या वर्ब में से अपने देखते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। व्हाट के बाद में जो वर्ब आती है उसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, और नाउन प्रोनाउन ना होता तो फिर सिंगुलर आती है। किसी भी WH वर्ड के साथ में यदि सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी WH वर्ड के साथ में यदि सब्जेक्ट नहीं है तो वह हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगले क्वेश्चन के पास चले, वोट ब्लैंक स्पेस द मेन कॉजेज बिहाइंड द फेलियर। बताया ना, इसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वोट आर द मेन कॉजेज बिहाइंड द फेलियर। इस फेलियर के पीछे मेन कारण क्या है, एक कारण नहीं है, कॉजेज है तो बहुत सारे कारण हो जाएंगे। अगला कह रहा है, मेनी पीपल डोंट ब्लैंक स्पेस टू बी इंटरफर्ड इन देयर पर्सनल मैटर्स। डोंट दे रखा है और डोंट के साथ में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने बताया ना जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की चर्चा करें तो इसको मतलब क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म है, बदल मत दीजिए, क्या हो जाएगा, लाइक एस मत लगा दीजिए। डू डज डिड के साथ में कभी भी ऐसी आई लग के नहीं आता है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला हम देखें तो यू कैन सी द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस 9 AM एंड 11 AM, क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर्म नहीं है फ्रॉम है, क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। यू कैन सी द डॉक्टर फ्रॉम 9 AM एंड 11 AM, है ना, लग रहा है ना ऐसा, 9 बजे से 11 बजे, है ना, तो 9 से मतलब फ्रॉम 9 है। ध्यान रखना फ्रॉम जो होता है ना, इस फ्रॉम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके साथ होता है, टू के साथ होता है।
ठीक है, यदि इधर एंड दे रखा हो तो फिर कभी भी फ्रॉम नहीं आएगा, ये वाली बात हमेशा गलत होती है। फिर क्या हो जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, बिटवीन। 9 और 11 के बीच में कभी चले जाना भले, ठीक है, 9 और 11 के बीच में। 9 और 11 से नहीं होता, 9 और 11। यहाँ यदि 2 होता ना तो फिर फ्रॉम होता, यहाँ पर 2 होता तो फिर क्या होता, फिर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास यदि हम चले तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द किचन इज ब्लैंक स्पेस द बेक ऑफ द हाउस। बेक, देखो फ्रंट होता है ना, उसके लिए आता है इन द फ्रंट। यदि कोई चीज सामने होती है तो उसके लिए क्या आता है, इन द फ्रंट। लेकिन कोई चीज पीछे होती है तो फिर क्या आता है, एट द बैक। यदि कोई चीज पीछे होती है तो फिर क्या आता है, एट द बैक। द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। किचन कहाँ है करके पीछे है, ठीक है। अगला देखो, आई डोंट अप्रूव ब्लैंक स्पेस योर लैंग्वेज यंग मैन। हे जवान आदमी, आई डोंट अप्रूव। अप्रूव जो होता है उसके बाद में ऑफ आएगा। अप्रूव का मतलब होता है मान्यता देना। मैं इसको मान्यता नहीं देता, मतलब गलत बात कर रहे हो आप ना, मेरी स्वीकृति नहीं है इसमें। तो फिर क्या हो जाएगा, अप्रूव के बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले, कह रहे द बर्ड वॉज फ्लाइंग माई हेड। बर्ड जो है वो फ्लाइंग, देखो जब भी कोई चीज ऊपर मूवमेंट कर रहा है, मूविंग पोजिशन पे होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो चारों देखे तो इनमें ओवर कहीं है ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, जो कोई भी चीज टच ना कर रही हो ऊपर होती है तो अबोव का प्रयोग होता है। कोई नहीं, अबोव का मतलब क्या होता है, अबोव का मतलब होता है वर्टिकल पोजीशन में एकदम सीधा 90 डिग्री ऊपर। मेरे कोई चीज एकदम ऊपर है, जब मैंने बोला ना उस समय क्या था, एकदम ऊपर था, तो फिर क्या हो जाएगा, अबोव। और ऐसे उधर उधर मूवमेंट कर रहा था, उसको बोलो ओवर हो जाएगा। तो मैंने जब बोला एट द टाइम वो अबोव था, एकदम ऊपर, तो मैंने कहा एकदम ऊपर एकदम वो देख पंछी जा रहे हो, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, अबोव हो जाएगा। तो यहाँ पे अबोव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे थे प्लेजिव साउंड्स आर। हाँ, ये आ गया फोनेटिक्स के क्वेश्चन। प्लेजिव साउंड्स कौन कौन से हैं। अब जो प्लेजिव साउंड्स होते हैं ना, देखो प्लेजिव या स्टॉप बोल दो इनको, प्लेजिव या फिर स्टॉप साउंड्स। मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया भी था कि प्लेजिव और स्टॉप साउंड्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं। टोटल 6 साउंड होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड होते हैं। जैसे मान लो पहली लाइन देखो, कै कबूतर वाली लाइन देखो, तो कै पहला और ग, तो कौन कौन सा हो जाएगा, क और ग। फिर दूसरी जो लाइन होती है उसमें चैजे आते हैं, चैजे को एफ्रिकेट्स होते हैं जहां पे डबल आ गया, ठीक है। देखो इसमें 1 और 2 और इसमें 1 और 2, ये 2 सिंबल हो गए ना, 2 सिंबल होते ही क्या हो जाएगा, ये एफ्रिकेट, डबल एफ वाला हो जाएगा, एफ्रिकेट, ए डबल एफ, एफ्रिकेट्स हो जाएगा। तो इसको छोड़ दो। फिर टर्ड, अगली लाइन में चले तो पहला क्या ट और फिर ड। तय तलवार वाली लाइन पे जो तय तो होता ही नहीं है, तो उसको छोड़ो, अगली पे चलो पे, तो क्या हो जाएगा, प और ब। ये जो होता है ना, ये 6, ये 6 क्या होते हैं, प्लेजिव्स होते हैं। देख लो कौन कौन से में है। क ग ये नहीं है, गलत। टड ये वाला गलत। फिर उसके बाद में प ब ट, देखो प ब और ट, ये वाला क्या आंसर हो जाएगा, ये से नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये वाला आपका प्लेजिव साउंड्स हो जाएगा, जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो क्या होता है, एक बार ब्लॉक हो जाता है पूरी तरह, प एकदम पूरा ब्लॉक प। फिर उसके बाद में जो वायु होते है उसका प्रवाह है ना, उसे छोड़ा जाता है। अगला कह रहा है कि द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड दे रखा है इसका क्या करना है, आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। यहां पे जो वर्ड दे रखा है कन्वर्ट, देखो सबसे पहले आपको चाहे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक चीज देखना, यहां पे क्या दे रखा है, वी, वी से क्या बनेगा, वर्ट, वी से क्या बनेगा, वर्ट बनेगा। तो वी से वह बना है तो डब्ल्यू नहीं आएगा। वी से जब वह बना है तो डब्ल्यू नहीं आएगा। देखो एक तो होता है कि वी से वह, तब तो क्या होएगा, वी आएगा। लेकिन डब्ल्यू से, ओ से और यू से, इनसे यदि वह बने तो फिर क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो वी से वह बना तो डब्ल्यू नहीं आएगा। फिर उसके बाद में यदि हम आगे देखें तो सी, ये तो कोई सिंबल ही नहीं होता, सी तो सिंबल ही नहीं होता, ये वाला गया। अब बचा क्या, देखो क न, क न, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने बताया ना, आधा रह जहां कहीं भी होता है उसे हम क्या कर देते हैं, ये टिमकियां लगा देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोलन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। और ये इसकी जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला। तो क्या बन जाएगा, वॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉट। कौन से ऑप्शन में, वॉट। रे क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट में दे रखा होता है ना, साइलेंट ही माना। इसको बोल भी सकते हो आप, कन्वर्ट भी बोल सकते हो और कन्वर्ट भी बोल सकते हो। कन्वर्ट रे बोल भी सकते हो, नहीं बोल सकते हो, चलता है। इंडियन जो इसका आया है ना, इंग्लिश का इंडियन वर्जन, उसमें बोलते हैं अपने, कोई समस्या नहीं है। देखो नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंट साउंड अंडरलाइंड। अंडरलाइन की गई साउंड डिफरेंट कौन सी है। देखो यदि स्पेलिंग देखे, ई ए और ई ए, ये वाली हो जाएगी। लेकिन मैंने बताया था आपको कि फोनेटिक्स में स्पेलिंग डजंट मैटर, द मैटर इज एवरीथिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन। जो भी है वो प्रोनाउंसिएशन है। अब इन वर्ड्स को आप पढ़ते कैसे हो, इनको जब आप पढ़ोगे तो पहला जो वर्ड है उसको क्या पढ़ोगे, 15, क्या पढ़ोगे, 15। दूसरा जो है उसे क्या पढ़ोगे, रीड, अनरीड, ठीक है। ये जो है इसे क्या पढ़ेंगे, लीड, ठीक है। और ये जो वर्ड है इसे पढ़ेंगे क्रिएट,
क्या पढ़ेंगे, क्रिएट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टीन, रीड, लीड क्या हो जाएगा, ई साउंड आ रही है इसमें, इसमें और इसमें, अलग कौन सा हो गया, डिफरेंट पूछा गया, ये वाला हो जाए क्रिएट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो होता है क्री, फिर उसके बाद में होता है एट, क्रिएट होता है, ठीक है, क्रिएट बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे यदि हम चले तो कह रहे हैं वेलर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई, वेलर, वेलर का मतलब क्या होता है, वेलर का मतलब होता है कंठ, कंठ से जो बोला जाता है, कंठ मतलब एकदम लास्ट पार्ट पे, ठीक है, जीभ का जो पश्च भाग होता है, जो बेक साइड होते हैं ना वहां से, क्या दे रखे, ब्रिंगिंग द टंग इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद टीथ ना, दांतों का तो कोई संबंध ही नहीं है, एकदम पीछे, कंठ मतलब एकदम जीभ के पीछे वाले हिस्से पे, ब्रिंगिंग द टंग इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद हार्ड पैलेट ना, हार्ड पैलेट तो आगे वाला, हमें तालू है ना, उस तालू में जो आगे वाला पार्ट है वो क्या हार्ड, और पीछे जैसे सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट की ओर चले तब आएगा, तो हार्ड पैलेट वाला नहीं आएगा। ब्रिंगिंग द टंग इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद सॉफ्ट पैलेट, हाँ ये वाली बात सही है, जीभ जो होती है वो सॉफ्ट पैलेट की ओर जाएगी, तो फिर वहां से क्या होता है कंठ, का देखो आप, ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग बोथ लिप्स, बोथ लिप्स को जब क्लोज करते हैं ना उस साउंड को क्या बोलते हैं, उस साउंड को बोलते हैं बाइलेबियल, बाइलेबियल, क्या बोलते हैं, बाइलेबियल होता है, ओस्टे होता है, दोनों लिप्स को क्लोज करके, ठीक है, वो वाला। आगे देखो, तो लेटरल साउंड इज और आर, लेटरल साउंड कौन से, एल, रट लेना, लेटरल एल साउंड होती है, पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं इसको, क्या कौन सी बोलते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक ध्वनि जो होती है, लेटरल साउंड होती है ना वो कौन सी होती है, एल होती है। अगले क्वेश्चन के पास चले तो फाइंड द वर्ड विच डजंट कंटेन द साउंड, ये वाली साउंड किसमें नहीं है, ये वाली साउंड होती है, ये वाली आई वाली साउंड कौन से में नहीं है, ये वाला देखो, एक इसका रूल होता है, एक तो ये वाली साउंड और एक ये वाली साउंड, दोनों बड़ी कंफ्यूज करती है, दोनों को देखना। यदि किसी प्रकार का एक कॉन्सोनेंट दे रखा है, उस कॉन्सोनेंट के बाद में ए दे रखा है, फिर कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो फिर इस साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ए होगा, ठीक है, ये वाला, और इसका जो सिंबल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। और यदि इस प्रकार का सिचुएशन कॉन्सोनेंट दे रखा है, कॉन्सोनेंट के बाद में ए दे रखा है, फिर कॉन्सोनेंट दे रखा है, फिर ई दे रखा है, तो इसका जो साउंड होगा वो ए होगा, और इसका जो फोनेटिक सिंबल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है HAND, हैंड, हैंड का मतलब ये वाला, देखो एक कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट बीच में ए दे रखा है, ई नहीं दे रखा है, ई से पहले 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, और जब 3 कॉन्सोनेंट आते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं, जहां पे एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट विदाउट एनी वोवल आते हैं, विदाउट एनी वोवल आते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं। देखो जैसे हैंड है वैसे ही बैंग है, BAN, आगे ई नहीं है, CAM, कैम, यहाँ क्या दे रखा है RADE, देखो RADE, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा ट्रेड, ये वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जिसमें ये वाली साउंड नहीं है, बाकी सब में है। इसे पढ़ते हैं बैंग, इसे पढ़ते हैं स्कैम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। जहां पर ये सिचुएशन होती है ना, ये वाली, जैसे मान लो मैं सिंपल सा वर्ड लिखूं कैट, अब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं आज तक, ये वाला प्रोनाउंसिएशन गलत है, क्या हो जाएगा, काइट, ऐसे हो जाएगा, CAT, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट बीच में ए, ठीक है, तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आगे देखो, और यही चीज जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीज लास्ट में आई, जैसे मान लो इस टाइप की, तो फिर वो ए साउंड ये वाली आती है, फिर जैसे मान लो मैं यही वाला वर्ड बोल रहा हूं, अब हम इसको पढ़ते तो नेंट है, लेकिन सफिक्स जब कोई सा भी लग जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, वो नंट बन जाता है, और यहां पर ये वाली साउंड आती है, नंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है वो, ठीक है। आगे देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे का फादर किसे कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को, ठीक है, फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। अगले क्वेश्चन के पास चले, कह रहा है रिटोरिक डिवाइस, ये रिटोरिक वर्ड होता है, रिटोरिक का मतलब फिगर ऑफ स्पीच ही होता है, ठीक है, कोई भी लिटरेरी डिवाइस, रिटोरिक डिवाइस एक्सप्रेसिंग अ मीनिंग क्वाइट कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत, एकदम उल्टा मीनिंग देता हो, किसका, व्हाट इज एक्चुअली सेड, ऑफन यूज फॉर मोकरी, जो हमेशा ताना मारने के लिए की जाती है, और जहां पे ऑपोजिट मीनिंग की बात आती है वो हमेशा क्या होता है, वो आयरनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले, कह रहा है कैथारसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ, कैथारसिस जो होता है इसका मतलब किससे होता है, संबंध किससे होता है, ट्रेजेडी का, इसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, कैथारसिस का मतलब होता है क्या, प्यूरिफिकेशन होता है, और प्यूरिफिकेशन का होता है, या हार्ट क्लींजिंग बोलते हैं, क्लींजिंग ऑफ हार्ट, ये प्यूरिफिकेशन या प्रोगेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ट्रेजेडी में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आमतौर पे जब किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बुरी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसके क्या करते हैं, हार्ट क्लींजिंग के लिए किसी प्रकार का फियर या फिर पिटी उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो इतना डराया जाता है कि फिर वो चीज़ जो उठ पटांग आइडिया आ रहे थे ना, या फिर उसको दया दिखाई जाती है, उसका होता है पीटी वाला जो सिचुएशन आती है ना, वो वाले। नेक्स्ट, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, विलियम शेक्सपियर रोट इटालियन सोनेट, गलत बात, विलियम शेक्सपियर ने इटालियन सोनेट नहीं लिखी थी, उनकी तो खुद की सोनेट थी,
शेक्सपियरियन सोनेट जो इंग्लिश सोनेट के नाम से जाने जाती थी। फिर उसके बाद में सोनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ये भी गलत बात है। सोनेट जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? इटली में हुई थी। पेट्रार्कन सोनेट कंटेन्स 3 क्वाट्रेंस एंड ए कपलेट, 3 into 4 और 1 into 2 इज इक्वल टू, ये वाला जो पैटर्न है ये इंग्लिश सोनेट का या स्पेंसरियन सोनेट का, पेट्रार्कन सोनेट का नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत। ऑल दीज आर फॉल्स स्टेटमेंट। ये वाला जो है ना ये सही हो जाएगा, सारे गलत है, कोई सा भी सही स्टेटमेंट है ही नहीं इनमें। अब क्या करें? एन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स दैट कैन हैव 2 मीनिंग्स और ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड सेम। एक वर्ड जिसके 2 मीनिंग होते हैं या फिर अलग अलग वर्ड जिनका साउंड सेम होता है, इनका जो वर्ड प्ले होता है अम्यूजिंग जो होता है उसे बोलते हैं पन। जहाँ पे एक ही वर्ड होता है उस वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं या फिर कई सारे सेम साउंड के वर्ड्स होते हैं जिनमें आपस में कंफ्यूजन होता है, बड़ा खतरनाक वर्ड प्ले होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पन बोलते हैं, पन। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, द फिगर ऑफ स्पीच इज, क्या कह रहा है? या तो मुझे आजादी दो या फिर मार डालो। एक तरफ आजादी एक तरफ डेथ, दोनों एक दूसरे के विरोध, और विरोध करने वाला क्या हो जाएगा? एंटीथीसिस हो जाएगा। ये अपने पोइम में भी आया था ना, इस टाइप का एंटीथीसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ओ हैप्पी डेगर, दिस इज दाई सीथ, द रस्ट एंड लेट मी डाई। ये वाला देखो क्या दे रखा है? ओ, और जहां कहीं भी ओ आता है, जहां पे किसी को हम एड्रेस करते हैं, वो वाली यदि हम बात करें लिटरेट डिवाइस की तो वो ओड होती है, और फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो वो क्या होता है? अपोस्ट्रोफ होता है। क्या होता है? अपोस्ट्रोफ हो जाएगा। एड्रेस जब भी कहते ओ हैप्पी डेगर, फिर आगे जो कुछ भी दे रखा है वो जाने, उसका काम जाने, अपने को उधर नहीं उलझना है। द रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग क्या है? बताओ देखे, रेमेडियल टीचिंग क्या है? रेमेडियल टीचिंग इज नेवर एक्सीडेंटल टीचिंग, अचानक होने वाली चीज नहीं है, ध्यान रखना। रेमेडियल टीचिंग इज नॉट रीटीचिंग, कभी नहीं होती, और रिवीजन नहीं होती। क्या होती है? रेमेडियल टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक टीचिंग होती है जहाँ पे क्या होता है? स्टूडेंट्स जो होते हैं उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले उसके जो कारण होते हैं, कमजोरी के, डिफिकल्टी के, वीकनेस के, उनका पता किया जाता है, फिर उसके लिए एक ट्रीटमेंट पूरा सिस्टम के तहत तैयार किया जाता है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, ध्यान रखना। कभी भी रेमेडियल टीचिंग इज नेवर रीटीचिंग, इस बात से आपको भली भांति वाकिफ रहना। नोट ट्रू अबाउट ऑडियोलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन देन स्पीक, बिल्कुल इसे बोलते ही ओरल अप्रोच है। ओरल मतलब पहले सुनो और फिर उसके बाद में बोलो। पहले क्या करेंगे? सुनेंगे, फिर बोलेंगे, एंड फाइनली मेमोराइज द डायलॉग। डायलॉग मेमोराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बारे में ये, ठीक है। अगला क्या दे रखा है? मोर फोकस इज गिवन ऑन फ्लुएंसी, एक्यूरेसी इज इग्नोर्ड, ना, गलत बात। ऑडियोलिंगुअल में एक्यूरेसी जो होती है ना उस पर पूरा फोकस होता है। एक्यूरेट ग्रामर, एरर्स आर नॉट टॉलरेट, ये बात सही है, ठीक है। हमें क्या नोट ट्रू पूछा है। लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ, बार बार मेमोराइज करेंगे। हैबिट फॉर्मेशन, ये भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया गलत कौन सा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये वाला गलत है। मोर फोकस इज गिवन ऑन फ्लुएंसी, एक्यूरेसी इग्नोर नहीं होती, एक्यूरेसी पे बड़ा जोर होता है। अगला कह रहा है जीटी मेथड फोकसेस ऑन, जीटी मेथड किसे फोकस? स्पीच, मतलब ही नहीं है। एल और एस तो पूरी तरीके से इग्नोर होता है। एवरीडे लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा का मतलब ही नहीं है। क्या है? कम्युनिकेटिव कंपोनेंट, कम्युनिकेशन होता ही नहीं। एल एस नहीं हो, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये वाला गलत। क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे पूरी ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी पे फोकस कर दिया जाता है। अगला कह रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच टू स्कूलिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज मेनली हेल्पफुल इन काउंटरिंग द इल इफेक्ट। काउंटर का मतलब होता है सामना करना, काउंटर का मतलब क्या होता है? सामना करना। किस साइड इफेक्ट का सामना करता है? मल्टीलिंगुअल एकदम शुरू से यूज करना। क्या दे रखा है? वीक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक बात है। स्कूल ड्रॉप आउट्स, ये भी ठीक बात है। लर्निंग डिजेबिलिटीज, ये भी ठीक बात है। लेकिन क्या पूछा गया है कि मेनली हेल्पफुल किस में होता है? लॉजिंग वंस ऑन लैंग्वेज, इस इल इफेक्ट से काउंटर करने के लिए होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज खोने का डर होता है। स्टूडेंट की जो लिंग्विस्टिक आईडी होती है, भाषाई पहचान होती है, वो गायब ना हो जाए, इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो स्कूलिंग में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के पास चले तो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि हु प्रपोज्ड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किसने ऐसा कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सब बच्चों में होती है? एक्विजिशन एक्वायर से बना है। एक्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना, किसी भी चीज को पाना, और इसी से क्या बना है? इसी से एक्विजिशन बना है। एक्विजिशन का मतलब होता है ग्राह्यता। ये किसने कहा था कि हर बच्चे में ऐसा होता है? ये कहा था चॉम्स्की ने। किसने कहा था? चॉम्स्की ने। चिल्ड्रन की बातें चॉम्स्की ने कही थी। अगला क्या कह रहा है? ए टेस्ट इज टेकन फॉर फॉलोइंग रीजंस। टेस्ट लिया जाता है किन कारणों के लिए? ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, बावड़ा बनाते। क्या लिखा है? एक्सेप्ट, इसके सिवाय बाकी सारे है, रीजन है, इसको छोड़कर कौन सा? टेस्ट लिया जाता है फॉर इवेल्युएटिंग पुपिल्स प्रोग्रेस, ठीक है, पुपिल की जो प्रोग्रेस होती है उसको इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटेजी में जो पढ़ाने की रणनीति है उनमें मॉडिफिकेशन करने के लिए होता है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। मोटिवेटिंग पुपिल्स थ्रू नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ये भी ठीक है। टू राइटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखने नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो पूर्ति करने होते हैं टेस्ट से, ऑब्जेक्टिव लिखे थोड़े जाते हैं, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव तो पहले नहीं होता है टेस्टिंग से, ठीक है, टेस्टिंग का उद्देश्य थोड़ी है, तो ये वाला क्या है, ये वाला एक्सेप्टेबल अपवाद है, इसको छोड़कर बाकी सारे इसके उद्देश्य होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन क्या दे रखा है, एकेडमिक सब्जेक्ट ना, केवल एकेडमिक, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, सी वाला है ना, दूसरा सी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, केवल एकेडमिक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर ये भी नहीं है, दोनों को मिला दो तो होता है, लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में है। रेगुलरिटी इन असेसमेंट ये तो कंटिन्यूअस है, पहला जो सी है ना वो वाला सी का, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब रेगुलरिटी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, जिसमें क्या होता है, इवेल्युएशन इन बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक, शैक्षणिक और को स्कॉलस्टिक सह शैक्षणिक दोनों एरियाज में करना, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा डी आपका सही आंसर है, इवेल्युएशन इन बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज। आगे बढ़े अपने, अगला कह रहा है कि व्हाट इज द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम, रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम का एम क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु लेग बिहाइंड देयर काउंटरपार्ट्स, काउंटरपार्ट मतलब साथी जिनसे उसका सामना होता रहता है, जिनसे वो कम्पीट होते हैं इन स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है बात है। लेग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूटना, ऐसे स्टूडेंट जो अपनी स्कूल परफॉर्मेंस से पीछे छूट गए उन्हें क्या करना, सपोर्ट देना। सिस्टमेटिक लर्निंग बताया था, रेमेडियल सिस्टमेटिक होता है। टू ट्रेनिंग टू डेवलप पीपल्स जेनरिक स्किल, जेनरिक का मतलब उनकी मूल जो स्किल होती है, जाहिर सी बात है अपने आप को संभालना, बच्चे अपने आप को हैंडल करें, सेल्फ मैनेजमेंट। टू आइडेंटिफाई द स्लो लर्नर, पनिश देम ना, पनिश की बात नहीं आती, 3 नंबर वाला गलत है, तो इसमें 3 नंबर दे रखे है गलत बात, इसमें 3 नंबर दे रखे है गलत बात, यहाँ पे इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ओनली वन नहीं है, सेकंड भी आंसर है, तो फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपके आंसर्स हो जाएंगे। अगला हम देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि वन ऑफ द लैंग्वेज प्रिंसिपल्स एम्फेसाइजेस दैट लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग आर शेप्ड बाय, जो लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग के जो होते हैं वो कैसे शेप किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट नीड्स, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग, टीचर के लेसन प्लान, टीचर जैसा लेसन प्लान के, हालांकि एक्चुअली में तो ऐसे होते हैं लेकिन अपने को साइकोलॉजिकल ऐसा नहीं मानना है, टीचर जैसा प्लान नहीं, टीचर कैसे प्लान, टीचर स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग प्लान करेगा। जब भी कोई प्लानिंग होती है, कोई भी ट्रेनिंग होती है, कोई भी टीचिंग होती है, किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग होती है। आगे वाले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस जैसा भी हो, स्टूडेंट्स की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहे हैं कि द रोल ऑफ टीचर इन CELT, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में टीचर का रोल क्या होता है। टीचर क्या होता है, टीचर गाइड होता है, या फिर हम कह सकते हैं टीचर जो होता है वो क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। टीचर कुछ भी नहीं करता बेचारा, टीचर बैठा रहता है, बच्चों से काम करवाता रहता है, ठीक है। लर्न बाय यूज कंसेप्ट पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड मॉडल पेपर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो मत कौन क्यों, पहले क्यों मैं कहूँ गोने दाने, ठीक है, मत कौन क्यों शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जी हाँ थाने चौको लागे करता रही जो था कोई चैनल है थे जानो, ठीक है। धन्यवाद।